रंग दे बसंती चोला। इतना सब हो रहा था तभी सैंडर्स हत्या की तलाश जारी थी। कुछ घटनाओं के माध्यम से पुलिस को अनपेक्षित रूप में तलाश में सफलता मिलने लगी। विस्फोटकों के लिए आवश्यक मूल रसायन बड़े पैमाने पर खरीदे जाने की पुलिस में किसी ने चुगली की थी। उसी में बम के खोल बनाने का काम गुलाम रसूल नामक लुहार को सौंपा गया था। उसने इनाम के लोभ में आकर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अब्दुल से मिलकर शिकायत की। उस लुहार की सहायता से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अब्दुल ने छोटे पुर्जे ले जाने वाले कार्यकर्ताओं का पीछा किया। तब जाकर पुलिस को कश्मीरी बिल्डिंग क्रम संख्या 69 की जगह का पता मिल पाया। दिनांक 16 अप्रैल 1929 को सवेरे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अब्दुल ने उस मकान पर छापा मारा। दरवाजा खोला सुखदेव ने ही। पुलिस को देखकर उन्होंने काम चलाओ बातें कर उन्हें टालने का प्रयास किया। ऐसा होने पर भी पुलिस को घर के अंदर घुसते देखकर उन्होंने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत जेरबंद किया। सुखदेव के साथ जयगोपाल और किशोरी लाल को भी हिरासत में लिया गया। उसी जगह बहुत बड़े पैमाने पर हथियार एवं विस्फोटक चीजें पुलिस के हाथ लगीं। इसी सिलसिले में पकड़े गए दूसरे कुछ युवकों ने जुर्म, जबरदस्ती और पिटाई से परेशान होकर जो बयान दिए, उनमें से भगत सिंह आदि का ही सैंडर्स के हत्यारे होना और सुखदेव, जयगोपाल आदि का उसमें सहभागी होना प्रकट हुआ। सैंडर्स हत्या अभियोग की प्राथमिक सुनवाई दिनांक 10 जुलाई 1929 से लाहौर के केंद्रीय कारागृह में ही बनाए गए विशेष न्यायालय में स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण के समक्ष आरंभ हुई। न्यायासन के समक्ष भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतेंद्र दास, इनके साथ कुल 16 मुजरिम थे। सभी मुजरिम बड़े उत्साह में वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद आदि घोष करते रहे। देशभक्ति के गीत गाते हुए अदालत में आते थे। अदालत में भी वे बुलंद आवाज में नारे लगाते थे। खुद को राजनीतिक बंदी घोषित किया जाए, इस मांग को और अन्य मांगों को लेकर क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई 1929 से अन्न सत्याग्रह आरंभ किया। उनकी पिटाई कर अन्न ग्रहण करने की जबरदस्ती होने लगी। क्रांतिकारियों ने उसका कठोर प्रतिकार किया। लगातार 2.5 महीने क्रांतिकारी उपोषण करते रहे। उपोषण के फलस्वरूप 13 सितंबर 1929 को जतेंद्र नाथ दास महात्मा हुए। उनके पार्थिव शरीर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार किया। कोलकाता में उनकी अभूतपूर्व महायात्रा निकाली। आखिर चलकर सरकार को झुकना पड़ा। बंदियों में अ, ब, क, ड इस प्रकार श्रेणी विभाजन कर राजनीतिक बंदियों को बहुत सारे अधिकार बहाल किए गए। सोमवार 30 सितंबर 1929 को भोर के अंधेरे में पुणे में एक और ही नाटक मंच पर आया। राजगुरु और सावरगांवकर तिलक रोड पर एक साधारण से मकान में रहते थे। लाहौर की खुफिया पुलिस ने पुणे की पुलिस की सहायता से छापा मारकर दोनों को उस दिन पिस्तौल के साथ हिरासत में लिया। 17 अक्टूबर 1929 को उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष खड़ा करने अदालत में लाया गया। यह पैरवी जारी थी। उसी समय असेंबली बम विस्फोट अभियोग हाई कोर्ट में पेश हुआ। उसकी पैरवी सिर्फ 4 ही दिन चली। भगत सिंह ने प्रतिवाद के दौरान खुद ही युक्तिवाद किया। युक्तिवाद प्रदीर्घ होने पर भी काफी सुसूत्र एवं प्रभावी था। दिनांक 13 जनवरी 1929 के दिन हाईकोर्ट ने दोनों मुजरिमों की सजाओं पर मुहर लगा दी। दिनांक 5 मई 1930 से न्यायालय कोल्ड स्ट्रीम के विशेष न्यायमंडल के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। पहले जैसे ही क्रांतिकारी नारे लगाते हुए, गीत गाते हुए न्यायालय में आए। न्यायालय द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी उन पर कुछ असर नहीं हुआ। नए न्यायमंडल के सामने दिनांक 23 जून 1930 से सुनवाई आगे चलाई गई। दिनांक 8 अक्टूबर 1930 को न्यायाधीश टम्प और न्यायाधीश अब्दुल कादिर, इनके न्यायमंडल ने राजद्रोह, बादशाह के खिलाफ सशस्त्र बगावत, सैंडर्स हत्या आदि आरोप रखकर सजाएं घोषित की। चंद्रशेखर आजाद, कैलाशपति, यशपाल, भगवती चरण वोहरा,
सद्गुरु दयाल इन्हें फरार घोषित किया गया। बटुकेश्वर दत्त के ऊपर का अभियोग रद्द किया गया। सुखदेव के हत्या में प्रत्यक्ष सहयोगी न होने पर भी उन्हें षड्यंत्र के सूत्रधार घोषित कर फांसी की सजा दी गई। तो भगत सिंह और राजगुरु इन्होंने सैंडर्स पर गोलियां दागकर उसकी हत्या की। इसके साबित होने से उन्हें मरते दम तक फांसी की सजा फरमाई। सजाएं घोषित होते ही सारे देश में प्रचंड प्रक्षोभ खौल उठा। सरकार पर कठोर टिप्पणियों की बौछार होने लगी। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को प्रत्यक्ष में लाने की तैयारियां लाहौर के केंद्रीय कारागृह में होने लगीं। हम चोर डकैत न होकर अपने देश की स्वाधीनता हेतु लड़ने वाले सैनिक हैं। हमें युद्ध बंदियों के समान गोलियां मारी जाएं। इस प्रकार इन वीरों की सरकार से मांग थी। फांसी की तैयारियों की खबर तूफान बनकर सारी जेल में फैली। यह खबर लाहौर शहर में भी फैलती ही गई। संतप्त और शोक विवहल लोगों के झुंड जेल खाने के दरवाजे पर आ धमके। सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात अपने ही बनाए हुए नियम एवं कानूनों का भंग करते हुए शाम 7 बजे तीनों वीरों को उनकी कोठरियों में से बाहर निकाल फांसी गेट की ओर ले चले। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे देते हुए बड़ी मस्ती में, आनंद में तीनों चलने लगे। फांसी के कमरे में एक ही समय तीनों वीरों को फांसी देने की तैयारियां पूरी हुई थी। फांसी के तख्त पर खड़े होकर भगत सिंह ने वहां उपस्थित अंग्रेज मजिस्ट्रेट से कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। स्वाधीनता संग्राम के शूर सैनिक कितनी बड़ी हिम्मत से मौत को स्वीकार करते हैं, यह आज आपको देखने का मौका मिला है। घड़ी की सुई 7:30 पर जा पहुंची। जल्लाद ने खटका खींचा और वे 3 शूर युवक क्रांतिकारी फांसी पर लटकने लगे। तीनों का तुरंत अग्नि संस्कार किया गया।